हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस सी श्रीवास्तव आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको फिजिक्स में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत आता है। और यहाँ मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ब्रॉड ऑन पोजीशन पर बताऊँगा। लेकिन इस ब्रॉड ऑन पोजीशन के डेरिवेशन को मैं एक नहीं तीन मेथड से आपको डेराइव करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग आज इस पूरे वीडियो लेक्चर में मेरे साथ होंगे तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन मेथड से डेराइव करना सीखेंगे और इसका आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी ज़बरदस्त प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रॉड ऑन पोजीशन से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये बनाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है वो आपको पहले से पता है कि P = Q × 2L के इक्विवेलेंट होता है, ये आप जानते हैं। अब ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, जिसको लंबार्धक कहते हैं। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लिया गया कोई भी पॉइंट कहलाता है ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन के किसी पॉइंट पर, यानी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर, जैसे मैंने P पॉइंट लिया है, इस P पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूँगा। तो देखिए इसमें एक फार्मूला जो आपको पहले से पता है कि पॉइंट चार्ज प्लस Q का किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 के Q/r² होता है। अगर आपको Q और R पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस प्लस Q चार्ज के वजह से P पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए AP की डिस्टेंस क्या होगी। आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से R और L पता है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बड़े आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं, √r² + L²। अगर आप इस दूसरे ट्रायंगल को भी देखें POB को, तो ये भी इस पहले वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, इसलिए BP लेंथ भी इसी के इक्वल होगी, यानी √r² + L² के। अब जरा देखिए इस प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड करेंगे, प्लस Q चार्ज की वजह से। तो सपोज दैट ये E1 है, तो E1 = 1/4πε0 Q/r²। तो R की वैल्यू AP है और AP आपको पता है कितना है, √ है, तो ये r² + L² हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ -Q के कारण अगर P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो बहुत आसान है, इसे भी फाइंड कर सकते हैं आप। -Q की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से E2 = 1/4πε0 के Q/BP², यानी r² + L²। तो आपने क्या देखा कि E1 और E2 को मैंने निकाला है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर -Q चार्ज भी है तो भी स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आप -Q चार्ज को भी प्लस में लेंगे। ऐसा मैंने पीछे वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया है। तो अब ज़रा देखिए कि E1 और E2 की वैल्यू
इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको इक्वल मिल रहा है, यानी E1 इज इक्वल टू E2। तो मैं यहाँ आपको जो फर्स्ट मेथड बताने वाला हूँ वो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वो है रिजॉल्विंग कंपोनेंट। रिजॉल्विंग कंपोनेंट आपने वेक्टर एनालिसिस में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे। जैसे ये E1 है, अगर मैं इसका एंगल ये थीटा सपोज करता हूँ तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, संगत कोण जिसे कहते हैं। अब अगर इसका इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो E1 cos थीटा मिलेगा, और इसको इस डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लें तो E1 sin थीटा आपको मिलता है, E1 sin थीटा। इसी तरह से ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? ये दोनों आप देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है। तो थीटा अगर ये होगा तो ये अल्टरनेटिंग एंगल होने की वजह से क्या हो जाएगा? थीटा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब जरा देखिए, इसको अगर इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो ये मिल जाएगा E2 cos थीटा, देख रहे हैं ना। और यहाँ इस डायरेक्शन में जब इसे आप निकालेंगे तो E2 sin थीटा आपको मिलेगा। ओके, अब इस पूरे रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स पर अगर ध्यान दें आप तो देख रहे हैं E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, these are acting in opposite direction, and you know already E1 is equal to E2. It means E1 sin theta and E2 sin theta are equal. ये दोनों आप देख रहे हैं इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आप इस पर अगर ध्यान दें तो दोनों एरोज एक डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर इसका जो है रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका रिजल्टेंट E है। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। और अगर इसे थोड़ा सॉल्व करें, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2, तो यहाँ आपको मिलेगा ट्वाइस E1 cos थीटा। अब देखिए, cos थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। तो बेस इसका आप जान रहे हैं L है, और ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता है। E1 की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा क्या होता है? L अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस तरह से आपको E की वैल्यू मिल गई। आप जानते हैं कि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। अगर P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 भी होगा, तो 2Q इंटू L इज इक्वल टू P। इट मीन्स E इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, आप देखिए यहाँ 1 पावर है और यहाँ 1/2 पावर है, बिकॉज रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो ये दोनों 1 एंड 1 प्लस 2 1/2, ये आपको मिल जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। इस तरह से अगर रिजल्टेंट आप देखें तो इसका आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है ये। हाँ, एक बात और ध्यान रख सकते हैं, वो ये कि R की जो वैल्यू है वो L के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। ये R L के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए ये कह सकते हैं कि L स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मैं ये लूँ कि L की वैल्यू अगर सपोज दैट 0.01 मीटर है,
तो 0.01 मीटर का अगर स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी और पॉइंट में 4 डिजिट्स मिलेंगे तो इसका मतलब इसे ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए एल स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आपको जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब। इसलिए ये जीरो करेंगे तो ये पावर इस तरह आएगी तो आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलती है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यूब। यहाँ मेन क्या आपको ध्यान रखना है कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चलिए, तो ये मेथड मैंने आपको एक ऐसा मेथड बताया है जो बहुत कॉमन है, ज़्यादातर बुक्स में आपको मिल भी जाती हैं, आपने इसे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी हो। अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो सेकंड मेथड है जिसमें मैं वेक्टर्स रूल का ही यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने कंपोनेंट मेथड यूज़ किया, अब मैं नेक्स्ट जो आपको बताने वाला हूँ, अब मैं आपको सेकंड मेथड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ब्रॉड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेराइव करना बताऊंगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये मेथड क्या है ये आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक लाइन इसके पैरेलल इस तरह से आप ड्रॉ कर लें, इस तरह से, और ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा है तो आप मान लीजिए कि ये है इसी तरह से, ये इस तरह से, और इस लाइन के पैरेलल एक आप इधर ड्रॉ कर लीजिए। और सपोज दैट ये P है, ये L है, ये M है, और इधर ये पॉइंट N सपोज कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि P L M N ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में एक साइड पर एक वेक्टर क्वांटिटी E1 है और दूसरे साइड पर एक वेक्टर क्वांटिटी E2 है, और ये इसका डायगोनल है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मैंने सपोज किया है। एक्चुअली E1 P वेक्टर के सिमिलर है, E2 Q वेक्टर के सिमिलर है, और R यानी रिजल्टेंट E वेक्टर के सिमिलर है। और इन P और Q या E1 व E2 के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो यहाँ पर 2 थीटा है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करता हूँ, यानी R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस अल्फ़ा, तो ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ P की वैल्यू E1 है और Q की वैल्यू E2 है। इस तरह से R की वैल्यू E है और अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा है, एंगल बिटवीन E1 एंड E2। ये सारी वैल्यूज़ आप इस रिजल्टेंट R स्क्वायर में रखेंगे तो आपको मिलेगा E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस 2 थीटा। बट वी नो E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 इज इक्वल टू E2 है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस E1 स्क्वायर, ट्वाइस E1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा, या यूँ कह लीजिए कि ट्वाइस E1 स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पर मिला। अब जरा देखिए कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको जो मिलने वाला है वो E स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस E1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। तो अब जो है आपको जो नया वैल्यू मिलेगा वो यहाँ कुछ इस तरह से मिलेगा कि E1 इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू 4E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ना, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिल जाएगा। और आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर E इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 2E1 कॉस थीटा ये मिल जाएगा। आपने देखा कि ये रिज़ल्ट आपको पहले भी मिल चुका है। सारी वैल्यूज़ को पुट करते हुए, जैसे यहाँ E1 को आप देखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लेंगे और 2Q/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर, और कॉस थीटा आप जानते हैं L/√r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो एक बार आप देखते हैं कि फिर से वही रिजल्ट आ गया, Q इंटू 2L P हो गया, और आपको जो रिजल्ट मिला यहाँ वो P अपॉन ये क्या हो गया 3/2 r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही रिजल्ट आपको मिल गया। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस कंडीशन को जिसमें आप r इज़ टू मच ग्रेटर देन L कर दिया जाए, तो r इज़ टू मच ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³। तो आप इस फार्मूले को भी ले सकते हैं। ये सेकंड मेथड हो गया। अभी तक मैंने आप लोगों को 2 मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रॉड ऑन पोजीशन पर समझाया। अब मैं आपको थर्ड मेथड जो बताने जा रहा हूँ, ये पीछे के दोनों मेथड से भी काफ़ी इजी मेथड है, और जिस मेथड का मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आप लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा भी है, और वो है लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है कि अगर 3 वेक्टर्स P, Q, R किसी सिस्टम पर लग रहे हों और ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो, तो P के पैरेलल AB, Q के पैरेलल BC और R के पैरेलल CA एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। और ये ट्रायंगल ABC PQR इस वेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है इनकी साइड्स। तो क्या है लॉ ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए इस थर्ड में अभी आपको जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, P/AB इज़ इक्वल टू Q/BC इज़ इक्वल टू R/CA, ये होता है। अब इस लॉ ऑफ ट्रायंगल का इसमें कैसे यूज़ करेंगे, इसको ज़रा हम लोग ध्यान से समझें। एक ट्रायंगल सपोज दैट PAB है, ये दिख रहा है आपको, जिसमें PA साइड E1 के प्रोपोर्शनल है और PB साइड E2 के प्रोपोर्शनल है। इस तरह से यहाँ E जो आपका है वो AB के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि P जो होगा वो एक तरह से E1 है, Q जो होगा वो E2 है और R जो होगा वो E है, और जब कहेंगे AB क्या है तो आप देख सकते हो यहाँ AB इक्विवेलेंट टू PA है, PA, और BC क्या है, तो BC आप देख रहे हैं PB के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये PB है। और अगर ध्यान से देखें तो CA साइड जो है, यानी जो CA लेंगे वो आप AB के पैरेलल पा रहे हैं, AB के। तो यहाँ पर ये सारी साइड्स
आपको ऑलरेडी पता है। कैसे? अब देखिए P की जगह आपने क्या लिया, E1 अपॉन AB इक्वल टू PA हो गया, इज इक्वल टू E2 इन अ प्लेस ऑफ Q, और BC किसके इक्वल है, PB के। इस तरह से अगर आप R लेंगे तो यहाँ E हो गया, E, और ये CA के, देख रहे हैं ना, CA इक्वल टू AB, तो AB क्या है यहाँ आप देख भी रहे हैं। तो इस तरह से अब इस पूरे रिजल्ट में, यानी सिर्फ एक लाइन मैंने आपको बताया है, यहाँ से E की वैल्यू E1 के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, E2 के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से E इक्वल टू E1 इंटू AB अपॉन PA ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ किस तरह से जैसे ही वैल्यू आप रखेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देख रहे हैं E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू हो गई। अब देखिए AB इक्वल टू क्या है, 2L, इट मीन्स यहाँ हो गया 2L। आप देख रहे हैं ना, AB इक्वल टू 2L एंड PA ऑलरेडी आप जानते हैं, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि जो रिजल्ट आपको यहाँ मिला है ये सेकेंड लाइन में ही, यानी पहले में मैंने फार्मूला लिखा है, दूसरे में E की वैल्यू केवल रख दी है तो ये मिल गया। और ये जानते हैं पहले से ही यही वैल्यू यहाँ पर दी हुई है जो इसके इक्वल हो जाएगा, और फिर इसी सिमिलर वे में आप बड़े आसानी के साथ इस रिजल्ट E को पा लेंगे। देखा आपने, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और सेम वैल्यू है, इसके नीचे सिमिलर वे में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल एक लाइन में आपका ये पूरा डेरिवेशन हो जाता है। मैंने ये अपने 25 इयर्स टीचिंग को आपके साथ शेयर करके जो 3 मेथड्स बताए हैं, इनका आप यूज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी कर सकते हैं। तो अगर आज आपको ये लगा हो कि ये वीडियो लेक्चर जो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है, तो नए व्यूअर्स हों तो उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।